रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सब्जियों को दरपेश मसाइल के हवाले से, और स्पेशली ये है कि फार्मर्स किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बात करें तो यहाँ पर अदरक जो है वो 100% तक दरामद की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अखराजात है उसके बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें, यहाँ पर दीगर फसलों के जो बीज है, सब्जियों के बीज है, वो बाहर से दरामद किए जाते हैं और उसका जो खतीर ज़र मुबादला वो यहाँ पर लगता है। कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 100 टन तक जो अदरक जो यहाँ पर दरामद करते हैं, तो उसके लिए जो है लाखों डॉलर दरकार होते हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक से आती है। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ता ही चला जाता है। जबकि दूसरी जानब हम सब्जियों के बीजों के हवाले से बात करें तो उसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। फिर सैलड के लिए जो खीरा या मुख्तलिफ टमाटर या दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें भी जो है वो बड़े मसले सामने आ रहे हैं। तो इन सब के हवाले से यूब रिसर्च तहकीकाती अदारा क्या इकदाम कर रहा है, किस तरह से सैलड जो है वो सारा साल अवेलेबल होगा, और इसी के साथ साथ दीगर फ्रूट्स के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। हम देखेंगे ज़राई माहिरीन क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मसाइल का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पर इनके पास जो रकबा की कमी है या जो रिसर्च बजट की कमी है, तो ये सारी सूरत हाल क्या है, इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। ज़राई माहिरीन, ज़राई साइंसदान यूब रिसर्च के जो है वो इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो आम फार्मर तक कैसे पहुँच रही हैं, कितनी पहुँच रही हैं, और उसका इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है, कितने फ़ीसद तक हम अपनी जो है वो अदरक तैयार कर पा रहे हैं, कितने फ़ीसद तक जो हम अपनी वेजिटेबल्स तैयार कर पा रहे हैं। और इसी तरह से फलों के हवाले से भी बात करेंगे कि फ़लों की इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या अहमियत है, किस तरह से वो इंसान को बेहतर कर सकते हैं सेहत। जब बात करें पाकिस्तान में अदरक के हवाले से, तो ये कहा जाता रहा है कुछ अर्सा पहले तक कि यहाँ पर अदरक की काश्त तकरीबन जो है वो मुमकिन नहीं है। फिर यहाँ पर यूब रिसर्च की जानिब से इस पर अच्छा खासा काम किया गया, और हमारे साथ यहाँ पर माहिर मौजूद है अदरक के हवाले से, इन्होंने काम किया। अमर साहब, मुझे बताइएगा अभी क्या जो कामयाबी सामने आई है, अभी जो 2023 की बात करें तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले कोई 6-7 साल के जो हमारे ट्रायल्स हैं, उसके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, उसके मुताबिक जो खिता पोठोहार है उसके अंदर इसकी बम्पर प्रोडक्शन आ रही है। जिन फार्मर ने इसको अडॉप्ट किया है तो इससे भरपूर पैदावार वो हासिल कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब में भी इसकी अच्छी पैदावार है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसको पोठोहार के साथ, तो एज़ कम्पेयर टू पोठोहार यहाँ पे पैदावार निस्बतन कम है। तो इस अभी हम सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद के अंदर हैं, तो अभी आपको हार्वेस्टिंग करके भी पौधे हम दिखाएंगे। तो इस वक्त जो ये दिसंबर का टाइम होता है, ये हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है। तो पहले तो जैसे आपने बात की है कि पाकिस्तान में अदरक की जो प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, स्पेशली पंजाब में तो एक मरले पे भी अदरक ग्रो नहीं होती थी। तो अब ये है कि अदारे की काविश से और फार्मर्स को जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उससे फार्मर्स इसमें चीदा फार्मर इस तरफ आ रहे हैं, और इसकी प्रोडक्शन पोठोहार के अंदर भरपूर तरीके से शुरू हो गई है। और इसी तरह सेंट्रल पंजाब में भी ये जड़ावाला में 2 फार्मर्स ने इसको लगाया हुआ है, शरकपुर के अंदर एक फार्मर ने लगाया हुआ है। इस तरह ये अब फार्मर इसको अडाप्ट कर रहे हैं। अगर फार्मर इसको अडाप्ट कर लेते हैं और इंशाल्लाह हम अपनी जो मुल्क की ज़रूरत है आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हम हो जाएंगे कि हम अपनी मुल्क की ज़रूरत इससे पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप बड़े सालों से एफर्ट कर रहे हैं, तो कितने फ़ीसद तक जो है वो अभी रकबा जो आप बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, फार्मर्स का इंटरेस्ट कितना है, और अभी जो आपने लगाई है इसका रिज़ल्ट क्या है? देखिए जी, जो मैंने जैसे बात की कि बिल्कुल ज़ीरो से ये स्टार्ट हुआ है काम, तो अभी जो फार्मर इसको लगा रहे हैं वो स्मॉल स्केल पे हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें चूँकि पहले प्रोडक्शन नहीं थी तो सीड का इशू इसमें मेन है। तो अब फार्मर पहले इसको स्मॉल स्केल पे मरलाज में लगाता है, अपना सीड बनाता है, फिर उसको आगे बढ़ाता जाता है। तो अभी जो मैक्सिमम फार्मर गए हैं वो 4-4 कनाल पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करें तो जो हमारे पूरे पंजाब में जो 8-10 साइट्स पे लगे हुए हैं जिंजर के ट्रायल्स, तो उसका रकबा कोई 6-7 एकड़ के करीब बन जाता है। तो इसी तरह ऐसे ही सीड ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो रिसेंटली अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अदारा सब्जियात जहाँ आप खड़े हैं, हमने रिसेंटली इसमें वैरायटी अप्रूव करवाई है आरी जिंजर 2023 के नाम से। तो उसका हम टिश्यू कल्चर सीड भी फार्मर्स को दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो फार्मर को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि उन्होंने कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है और कैसे इसकी प्रोडक्शन करनी है। जैसे कि फरवरी मार्च इसका सोइंग का टाइम होता है और नवंबर दिसंबर इसका हार्वेस्टिंग का टाइम है। अगर किसी ने सीड वाली क्रॉप रखनी है तो फिर वो उसको नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट ना करे, तो उसको वो फरवरी में ही हार्वेस्ट करे, फरवरी के फर्स्ट वीक में हार्वेस्ट करके फरवरी के तीसरे वीक में उसकी सोइंग कर दे। तो कितनी एवरेज आ रही है यहाँ पर मुकामी तौर पर? जो हमारे इधर सेंट्रल पंजाब में 4 से 6 टन पर एकड़ के हिसाब से एवरेज है,
और इसी तरह जो हमारा खित्ता पोठोहार है वहाँ से 6 से 8 टन, क्योंकि वहाँ पे मौसम निस्बतन फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल पंजाब, और वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। कि अगर हम रुपये में हिसाब लगाते हैं तो यहाँ पर एकड़ में कितने पैसे बन जाते हैं फार्मर के? अभी आप इसमें देख लें कि अगर हम मिनिमम लेवल भी रखें, फार्मर फील्ड प्राइस अगर 200 केजी भी रखें, तो अगर 4 टन प्रोडक्शन आती है तो उससे 8 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। अगर आप पोठवार की बात करें, अगर मैक्सिमम वहाँ पे 8 टन तक चली जाती है, 6 से 8 टन, तो वो 12 से जो 16 लाख रुपीज़ पर एकड़ बनती है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे ये बताइएगा, ये कंट्रोल इन्वायरमेंट ही ज़रूरी है या रूटीन में भी आप लाने के हवाले से कोई इकदाम कर रहे हैं? जी, इस पे तजर्बात हमारे चल रहे हैं। पहले तो ये था कि इस बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती थी ये क्रॉप, तो अब सिंपली ये है कि जो टनल फार्मर हैं उन्होंने इस पे शेडिंग नेट का इस्तेमाल करना होता है और उसको ड्रिप इरिगेशन से इरीगेट करना होता है। बाकी फर्टिलाइज़र रेसिपी इसके लिए हमने बनाई हुई है पूरी, और वो उसको हमने प्रिंट आउट करके थ्रू सोशल मीडिया भी सर्कुलेट किया हुआ है, तो वो फार्मर को हम पूरा गाइड करते हैं। तो इसमें सिंपली ये है कि इनिशियल कॉस्ट जैसे वॉक इन टनल की ज़रूरत होती है, जो मीडियम टनल होता है जिसमें हम बासानी चल सकते हैं, और उसके ऊपर ये ब्लैक शेडिंग नेट जो फैसलाबाद की एनवायरनमेंट है, सेंट्रल पंजाब की, यहाँ पे 70% शेडिंग कैपेसिटी का चाहिए होता है। और जब हम बात करते हैं पोठोहार की या जो लो हिल्स हैं वहाँ की, तो वहाँ पे 50% जो शेड है वो सफिशेंट होता है। कितना खर्चा आ जाता है इस पर? इनिशियल अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जो वॉक इन टनल है 1 एकड़ की, वो 8 से 9 लाख का उसके पाइप्स वगैरह वो आते हैं, लेकिन वो आपके जो ख़र्चा होता है वो वंस इन से कह सकते हैं आप लाइफ के, वो 20 से 25 साल उसकी लाइफ इजीली होती है। जितनी पाइप होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता। इस तरह जो शेडिंग नेट है वो भी 4 से 5 साल उसकी लाइफ है। और जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है उसमें तो पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है कि 70% जो है वो गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है और 30% फार्मर ने करना होता है। तो वो भी आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो बाद में उसकी मेंटेनेंस रहती है। तो मेजर इसमें कास्ट सीड की होती है, तो उसी के लिए फार्मर को ये एडवाइस है कि आप अपनी उसको पहले स्मॉल स्केल पे लगाएं, ताकि जितना इजीली आप उसको मैनेज कर सकें, एक्सपीरियंस ले सकें और अपना सीड खुद बनाएं। तो जब आप अपना सीड बना लेते हैं तो फिर इसकी रनिंग कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो मुकामी तौर पर सीड तैयार हो जाता है, जो फार्मर कर लेता है, वो फिर जो नताइज के हवाले से कैसा होता है सीड? वो डेफिनेटली जैसे हमारी ये वैरायटी आरी जिंजर 2023 है, ये पूरी स्क्रीनिंग के बाद, जिसे हम कहते हैं डिजीज़ स्क्रीनिंग और इंसेक्ट पेस्ट का और उसका एनवायरमेंटल फैक्टर सारी देखी जाते हैं, तो उसके बाद वो वैरायटी डेवलप होती है। पूरा प्रोसेस होता है जिसमें 5-7 साल इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके बाद वैरायटी रजिस्टर्ड हुई है, तो वो डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू बाकी अगर कोई उसको मार्केट से लेके लगाता है तो उससे वो बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। जो आम मार्केट से लेके लगाते हैं उसमें अगाऊ की शरह क्या है? उसमें ये होता है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस लॉट से उसको ले रहे हैं, या उस वक्त जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या है। तो उसमें देखा गया है कि वो 20% से लेके 80% तक जर्मिनेशन उसमें से हो जाती है, अगर अच्छा सीड आपको मार्केट से मिल जाए। लेकिन उसमें यही होता है कि पहले साल जब आप ग्रो करते हैं तो वो उतने अच्छे नताइज नहीं आते, लेकिन जब आप अपना सीड बना लेते हैं उससे, तो वो फर्दर फिर अगले साल में बेहतर परफॉर्म करता है। जो आपके पास कितना सीड अवेलेबल होता है एनुअल जो फार्मर्स के लिए? जी, हम पिछले 2 साल से जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स दे रहे हैं फार्मर को, पहले साल हमने 5000 प्लांट्स बनाए थे, तो लास्ट ईयर हमने कोई 6-6,500 प्लांट्स फार्मर को दिए हैं, मतलब नॉमिनल प्राइस के ऊपर। इस साल भी हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 8,000 प्लांट्स जो हैं फार्मर को देंगे, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर का काम टीडियस होता है, तो उसमें हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी इस कैपेसिटी को एक्सेल करने की। तो बेसिकली वो ये होता है कि जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स फार्मर हमसे लेके जाता है, वो फील्ड में लगा के उसने पहले साल उससे जो ट्रू जिसे हम कहते हैं ट्रू टू टाइप या प्योर सीड, वो उससे बनेगा, अगले साल फिर वो उससे मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेगा। तो यहाँ पर इसमें बीमारियों की जो शरह वो कितने फ़ीसद तक है? बीमारियाँ इस पे जो देखा जाए तो इस पे सॉफ्ट रॉट ऑफ जिंजर इसकी एक मेजर डिजीज़ है और बैक्टीरियल। तो उसके लिए हम फार्मर को कहते हैं कि सोइंग से पहले इसको सीड को पहले ट्रीट करे। तो वो भी हमने फंजीसाइड्स और बैक्टीरियासाइड पूरा वो जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सर्कुलेट की है उसके अंदर पूरा तरीक़ेकार मौजूद है। तो वो उसके रिकमेंडेड तरीके के मुताबिक इसको सीड ट्रीट करे, और सीड ट्रीट करने के बाद फिर इसकी सोइंग करेगा, तो वो इनिशली क्रॉप जो बीमारी से बच जाती है। फिर वक्तन फ़ौक्तन स्पेशली जो हमारे नमी ज़्यादा का टाइम होता है मानसून का पीरियड, तो उसके अंदर भी फंजीसाइड्स जो है उसकी ड्रेंचिंग, सॉइल ड्रेंचिंग रिकमेंड की जाती है कि वो उसमें करें, ताकि वो उसको फंगस से बचाया जा सके। बाकी दूसरी इसमें खुशाइंद बात ये है कि अदरक की फसल जो है ना, कीड़ों को नेचुरली रिपेल करती है, तो
तो इसके ऊपर सकिंग पेस्ट जैसे ये सफ़ेद मक्खी का काटन पे बेतहाशा अटैक आता है, तो इस पर सफ़ेद मक्खी इस पौधे के पास भी नहीं जाती। इसी तरह सब्ज़ तेला भी इस पर करीब भी नहीं भटकता। और इसी तरह मतलब जितने भी ये हम थ्रिप्स की बात करें, एफड की बात करें, माइट्स की बात करें, तो ऐसे इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं करते। सिर्फ चूइंग जो पेस्ट होती हैं सुंडियाँ, वो भी कोई उनका शदीद अटैक नहीं होता। एक आध दफ़ा सीज़न पूरे साल के अंदर उनका अटैक आता है, वो हल्की सी अगर आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। तो पाकिस्तान में कितने % तक जो है वो अपनी ज़रूरत की यहाँ पर अदरक तैयार की जा रही है? अभी देखें जैसे तो 100% पाकिस्तान की पहले इंपोर्ट है, तो उसमें अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि कुछ 6-7 एकड़ पे अभी पंजाब के अंदर इसकी कल्टीवेशन है और वो अभी फार्मर अपना सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी उसको लगाया हुआ है, फर्दर करेंगे, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अब ओवरऑल देखें तो हमारी 1 लाख टन हमारी ज़रूरत है और मोर देन $100 मिलियन जो है हमारे खर्च होते हैं इसको इंपोर्ट करने पे, और हर साल सालाना इतना ही कम व बेश ज़र मुबादला इस पर ख़र्च होता है। तो इसमें बड़ी ज़रूरत है। एक मैसेज आपके चैनल के तवज्जो से मैं देना चाहूँगा कि किचन गार्डनिंग में इसको हमें प्रमोट करना चाहिए कि जो लोग घर में सब्ज़ियाँ उगाते हैं तो इसके अगर 5-7 गमले अदरक के भी वो लगा लें और उसको किसी शेडी प्लेस पे रख दें जहाँ पे दोपहर के वक्त तेज़ धूप उस पर ना पड़ती हो, स्पेशली गर्मियों के अंदर। तो या पे लोगों ने ग्रीन नेट या ब्लैक नेट घर में लगाई होती है, छत के ऊपर लगाई होती है, उसके नीचे अगर रखेंगे तो इसको सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। वो हमसे रहनुमाई ले के पूरी टेक्नोलॉजी के मुताबिक इसको ग्रो करें। तो उसमें ये होता है कि अगर हम अपने घर की ज़रूरत इससे पूरी कर लें तो डेफ़िनेटली मार्केट के ऊपर प्रेशर कम होगा, इम्पोर्ट जो हमारा बिल है वो कम होगा। जिस हवाले से बताया जा रहा है यहाँ पर कितने जो अदरक के हवाले से इक़दाम यूबर सर्च की जानिब से लिए जा रहे हैं और उसमें फार्मर्स के लिए क्या हदायत है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया। अभी हमारे साथ ही रहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। तो बात करें यहाँ पर टनल के ज़रिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट के ज़रिए जो सब्ज़ियाँ लेने का सिलसिला यूबर सर्च की जानिब से इसको एक्सपेंड भी किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो स्पेशली अगर हम बात करें खीरे के हवाले से तो वो सारा साल अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ साथ खरबूजे के हवाले से भी इक़दाम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कद्दू भी जो है वो टनल के ज़रिए लगाया जा रहा है और वो गेती फसल हासिल करना मुमकिन होगा। तो इस हवाले से साइंटिफिक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इतला समीन। मैडम बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है जी? ये पूरा टनल आपने इतने एकड़ में बनाया हुआ, क्या क्या कुछ है इसमें? सर ये पॉलीकार्बोनेट टनल है। बेसिकली जो इसका मकसद है वो ये कि हमने एक इन्वायरमेंटली कंट्रोल जो है ना इसमें बनाना है, ताकि इसमें हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जो हम लगा रहे हैं, जो हम साल में 1 दफ़ा ले सकते हैं, हम उनको साल में 2 या 3 दफ़ा ले सकें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो हम यहाँ पे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, जिसको हम जनरेशन एडवांसमेंट बोलते हैं, वो हमारा काम ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा और हम जल्दी वैरायटी या हाइब्रिड डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकेंगे और हमें इसमें जो है कोई सक्सेस मिलेगी। हम लोगों ने कुकम्बर जो है बेसिकली इसमें भी ना 2-3 टाइप्स आती हैं। एक हम लोग सीड वाला कुकम्बर होता है और एक सीडलेस कुकम्बर होता है। जो सीडलेस कुकम्बर है ना, आजकल मार्केट में ऑल ओवर डिमांड ही उसकी है और ये पूरा साल इसकी कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, जैसे लोधरा, धनोट, पोठोहार है, जहाँ पे फार्मर पूरा साल इसको जो है टनल में लगा रहा है और इसकी आ रही है, ऑलमोस्ट ये आ रहा है। क्योंकि अब जो मेन इशू है वो ये कि फार्मर जो बीज ले रहा है ना, वो बीज ले रहा है सारा उस बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा है और वो एक बीज जो है वो काफ़ी कॉस्टली बनता है। वो 5 to 10 रुपीज़ जो है वो डिपेंड करता है, एक बीज की कॉस्ट होती है। वो उन डिफरेंट वैरायटीज़ या हाइब्रिड पे डिपेंड कर रहा होता है वो कौन से ले रहे हैं, और वो लगाता है और उसको लेता है। लेकिन अब हम ये काम करें, हमने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है ताकि हम सीडलेस कुकम्बर के अंदर ख़ुद बीज बना सकें और उसको हम लोग ख़ुद अपने तौर पर अपना कोई हाइब्रिड या हम लोग OPV का यहाँ पर बीज बनाएं ताकि हम वो फार्मर को दे सकें। और जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसमें जैसे कि आपको भी बताया है कि सीडलेस खीरा है, उसको हम पार्थिनोकार्पिक भी कहते हैं, यानी कि विदाउट पोलिनेशन जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो जाती है। हमें पता है कि अगर एक पौधे के ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा यील्ड देगा, यानी कि वो सारा फ्रूट में डेवलप होगा और फार्मर को उससे ज़्यादा प्रोड्यूस मिलेगी। तो फार्मर का इंटरेस्ट भी ऐसी ही क्रॉप में होता है। तो इसके लिए हमारे अदारे की काविश ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर थायोसल्फेट है, जिब्रेलिक एसिड। इनकी डिफरेंट डोजेज़ के ऊपर हम लोग इनको स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर और पौधा जो है वो मेल फ्लावर उसे इंड्यूस
यूज़ करता है, उस मेल फ्लावर को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो पोलिनेशन करवाते हैं और अपना ही बीज बनाते हैं। और इस पॉलीकार्बोनेट टनल के अंदर हमें ये सक्सेस मिली है कि हम लोगों ने सितंबर एंड पे क्रॉप लगाई थी और माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अगर हम लोग इसमें मज़ीद काम करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा काम जल्दी स्पीडअप हो जाएगा और जो फसल हम पूरे साल में एक दफ़ा लेते थे अब वो हम 2 दफ़ा लेंगे और हमारा जो बीज बनाने वाला है प्रोसीजर वो भी जल्दी हो जाएगा और फार्मर को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि वो अपना ही मुल्क का बना हुआ बीज ख़रीदेगा, उसको बाहर का इंपोर्ट किया हुआ बीज ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और ये वाली टेक्नोलॉजी कुछ फार्मर्स के साथ हमने शेयर भी की है, मज़ीद हम ट्रेनिंग्स भी कराते हैं और फार्मर्स को इसके बारे में गाइड भी करते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा जो सीडलेस के हवाले से आपने बात की, इसका क्या फ़ायदा होगा जो सैलेड के हवाले से इस्तेमाल करने के हवाले से, या कंपनीज़ की डिमांड थी? ये कुछ सैलड के हवाले से और कुछ ये है कि जो बेसिकली मैं आपको टर्म बता रही हूँ ना, ये अब साइंटिफिकली कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं खीरे के अंदर, अगर हम जो देसी खीरे की बात करते हैं ना, उसमें मेल फ्लावर भी आता है और जो मेल फ्लावर आपको पता है उसने जो है वो फ्रूट में नहीं कन्वर्ट होना, सिर्फ फीमेल फ्लावर है जो फ्रूट में यील्ड में कन्वर्ट होगा। एक तो फार्मर का कंसर्न ये है कि वो यील्ड में कन्वर्ट होता है और दूसरा ये है कि ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर लविंग क्रॉप है जो सीडलेस कुकम्बर है, ये अर्ली लग जाता है। फार्मर का सारा जो कंसर्न है ना, उसको जितनी ज़्यादा यील्ड मिलेगी वो जाएगा। और दूसरा ये कि इसमें बीज नहीं होता, देसी खीरे की निस्बत जिसमें बीज होता है वो ज़रा खाने में भी आपको पता है हिंड्रेंस होती है और थोड़ा सा उसकी सरफेस भी हार्ड होती है और इसमें थोड़ा सा बिटरनेस का एलिमेंट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो सीडलेस खीरा है सॉफ्ट होने की वजह से और इसमें सीड ना होने की वजह से और बिटरनेस कम होने की वजह से और ज़्यादा फार्मर को इसकी यील्ड मिलने की वजह से ये फार्मर प्रेफर करता है, क्योंकि इसमें जितने भी फ्लावर्स आते हैं वो सारे फीमेल फ्लावर्स होते हैं और वो सारे जो है फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी यील्ड तकरीबन हम कहेंगे 100 से 150 टन पर हेक्टेयर तक है और वो हमारे पास इसके कंपैरेटिवली 50 तक जाता है। यानी कि अगर 2 to 3 टाइम्स जो है इंक्रीज़ मिलेगा यील्ड के अंदर तो फार्मर उस चीज़ को प्रेफर करेगा। फार्मर 1 एकड़ से कितना साल में कमा लेगा? फार्मर का डिपेंड करता है, वो कुछ बैग्स के हिसाब से होता है, उसने कुछ बैग्स लेने होते हैं 20-30 या वो कितने बैग्स ले रहा है उसमें। और वो इसमें ये होता है डिपेंड करता है कि अगर वो किस सीज़न में लगा रहा है। जैसे कुछ जो सीज़न है ना वो स्पेशली जैसे मैंने आपको जिक्र किया था पॉकेट्स का है, कि वहाँ पे अगर आप देखें अगस्त वगैरह से पहले या जून जुलाई में फार्मर अगर लगाएगा तो वहाँ पर उस टाइम पर डिमांड नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर तो लोकल जो है वो आना शुरू हो जाता है और फार्मर वो पैकेट्स के हिसाब से बेचता है, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा अर्न करेगा उस सीज़न में जब ओवरऑल जो है खीरा नहीं लग रहा, तो वो उसको इसमें काफ़ी प्रॉफिट जो है ना वो मिल जाता है। वो बैग्स के हिसाब से होता है कि उसका रेट उस टाइम पे उसको मार्केट में क्या मिल रहा है, लेकिन ऑफ सीज़न में उसको रेट ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। जब क्रॉप ओवरऑल हर जगह होगी तब उसको रेट जो है वो नॉर्मल मिलेगा। मैडम, और टनल में कौन कौन सी आपने वेजिटेबल्स लगाई हुई? टनल के अंदर बेसिकली क्यूकरबिटेसी हम उन सब्जियों को कहते हैं जो बेलों वाली सब्जियां होती हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं, जैसे कद्दू है, खरबूजा है, खीरा भी इसी के अंदर आता है, करेला भी इसके अंदर आ जाता है। लेकिन जो अब हम लोगों ने बेसिकली जो वाटरमेलन तरबूज भी इसके अंदर आता है, हमने सब्जियों जो लगाई हुई हैं उसमें अब हम लोगों ने ये इसकी कद्दू की भी अर्ली फसल लगाई थी सितंबर के एंड पे और माशाल्लाह उसमें वो भी हमारा ब्रीडिंग मटीरियल है, उसमें से भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं। कुछ फर्दर ऑन वो भी रेडी है, वो भी सक्सेस उसकी मिल गई है। हम लोगों ने मस्क मेलन जिसे हम खरबूजा कहते हैं उसकी फसल भी लगाई हुई है, उसमें से भी हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये सेमी इन्वायरमेंटली कंट्रोल टनल की वजह से हम लोग इसमें जो है सारी क्रॉप्स जो है वो थोड़ा अर्ली ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़े ब्रीफली आपने बताया इसका फ़ायदा क्या होता है? मतलब इसमें पैदावार बेहतर होती है, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, लेकिन जो अखराजात होते हैं वो किसान कैसे अफोर्ड करे? नहीं, अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा आ जाता है ना कि हम लोग ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। हम लोग अगर वही काम हम लोगों ने फार्मर को वैरायटी या हाइब्रिड बना के देना है, अगर ये हमारा काम थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा तो वो ये फार्मर को फ़ायदा होगा कि वो उसको बीज अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाएगी हमारे इदारे की तरफ से। तो वो बाहर से बीज लेने की बजाय वो हमारे बीज को इस्तेमाल करेगा और उसको लगाएगा, तो फार्मर को ये फ़ायदा होगा। लेकिन नॉर्मल जो फार्मर प्रैक्टिस करता है वो वॉक इन टनल में प्रैक्टिस करता है, तो वो उसके लिए इतनी कॉस्टली नहीं पड़ती। लेकिन उसमें वो जो ये है कि वो डिफरेंट सीजन में लगातार वो वॉक इन टनल को यूज़ करता है और वो अपनी क्रॉप ले लेता है, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। अच्छा, इसमें सीड के हवाले से कितना सीड जो है वो आपकी जानब से मार्केट को मुहैया किया जा रहा है? जैसे आपने पहले भी कहा और माजी में भी ये बात होती है कि हम बहुत सारा सीड इंडिया से या दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं, तो अभी आप कितना यहाँ पर लोकली जो है वो पैदा करने के काबिल हो गए हैं? सर, जैसे आपको बताया कि खीरे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हम लोग हाइब्रिड डेवलपमेंट पे इस पे काम करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जब हमारा कोई हाइब्रिड या अप्रूव्ड वैरायटी आती है उसके बाद ही हम उसको सेल कर सकते हैं। अभी तो हम लोग डेवलपमेंटल प्रोसेस में, जैसे ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम फार्मर को जो है ना इसका सीड भी देंगे। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।
फलों सब्जियों के हवाले से तो यकीनन फलों सब्जियों की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है, बहुत फ़ायदे होते हैं, ताहम इसके साथ साथ इनके कई तरह के और भी किरदार होते हैं फलों सब्जियों के, जो हम इंसानी ज़िंदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें ज़रूरी साइंसदान क्या कर रहे हैं, इस पर किस तरह का वर्क किया जा रहा है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से वो हम पोस्ट हार्वेस्ट यूब रिसर्च में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ साइंटिफिक ऑफिसर भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, फलों सब्जियों की इंसानी ज़िंदगी के लिए अहमियत के हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि फल और सब्ज़ियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो जिस तरह से हम ग़िज़ाई अज्जा की बात करें तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स और ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो इनमें जो हम एनर्जी की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वो तो हम रूटीन बेसिस में हाई अमाउंट्स में टेकअप कर रहे होते हैं। तो जो मेजर पोर्शन है विटामिन्स और मिनरल्स का, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अबंडेंस में मौजूद है। तो अगर हम सिर्फ एनर्जी की तरफ ही रहेंगे तो वो ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल और बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेली रूटीन में, जिस तरह से आजकल हमारे जो डिजीज़ कॉमन है, वो एनर्जी डेंस डाइट की वजह से ये डिजीज़ प्रिवेल कर रही हैं हमारी सोसाइटीज़ में। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जब हम अबंडेंट क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स का जो मेजर अमाउंट है वो हमारी जब बॉडी में शामिल होती है, तो उससे जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है बॉडी का, जो डिफरेंट डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज़म्स होते हैं और जो एनर्जी को कन्वर्ट करने के मैकेनिज़्म जो चल रहे होते हैं हमारी बॉडी में, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो मौजूद विटामिन्स एंड मिनरल्स और जो डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स हैं वो उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर हम उनकी मुनासिब मिकदार अपनी फूड में, जो डेली रूटीन हमारी जो है उसमें अगर हम उसको इन्वॉल्व करें, उसको हम शामिल करें, उस मिकदार को, मुनासिब मिकदार को, अगर हम WHO की बात करें तो उसने 400 ग्राम्स डेली इनटेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रिकमेंड किया हुआ है कि आप ये डेली इसकी एटलीस्ट इतनी अमाउंट कंज्यूम करें जो कि आपकी रोज़मर्रा की रेगुलेटरी नीड्स की बॉडी को ज़रूरत है, जिनकी रेगुलेटरी प्रोसेस को सही तनासुब में चलाने के लिए जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, वो 400 ग्राम की WHO ने उसको रिकमेंड किया हुआ है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट जो है वो हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उस बैलेंस डाइट का एक मेजर कंपोनेंट है। जी मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ साइंटिस्ट मौजूद है। जी आप बताइएगा, पोस्ट हार्वेस्ट जो डिपार्टमेंट बनाया गया था रिसर्च के हवाले से यूब रिसर्च में, इसका मकसद क्या है? जैसे कि आजकल जो है वो काम चल रहा है कि फल और सब्ज़ियाँ सिर्फ ज़्यादा इनकी पैदावार नहीं करनी, लेकिन पैदावार करने के बाद इनको प्लेट तक पहुँचने के लिए जो है वो इनको बचाना भी है। इसलिए जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अगर हम देखें डाटा के मुताबिक तो पाकिस्तान में 35 से 40% जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है। उसका क्या मकसद है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि फल जब उतारा जाता है या सब्ज़ियाँ जब हार्वेस्ट की जाती हैं तो वहाँ से लेके और कंज्यूमर तक पहुँचने तक ये जो है वो बहुत सारे इसमें उसके नुकसान हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती। ये सारी जो डोमेन है वो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आती है। ठीक है, इस इदारे का मकसद ये है कि जितनी भी तमाम फल और सब्ज़ियाँ और इसके अलावा फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको हार्वेस्टिंग के बाद से कंज्यूमर तक जो है वो सही तरीके से सेफली पहुँच सकें, उनके लॉसेस कम हो सकें, ताकि जैसे इनके जो अफादियत है वो पूरी तरह हमें हासिल हो सके, ना सिर्फ हमारे ग़िज़ाइयत के लिए बल्कि इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी जो है वो हमें उसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग इनफ, हम बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको बचा नहीं सक रहे तो इसमें हमारा जो है इकनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाई प्रोडक्ट्स बनाने के हवाले से क्या कहेंगे? बाई प्रोडक्ट्स उसमें यह होता है कि बहुत सारे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो अगर आपको रॉ हालत में उनको स्टोर करें तो वो ज़्यादा देर नहीं रह पाते, ठीक नहीं रहते। जैसे कुछ सब्ज़ियां हैं जो 1 हफ़्ते के अंदर ख़राब हो जाती हैं, कुछ फ्रूट हैं जो 2-6 हफ़्तों के अंदर अंदर जो है ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनके बाई प्रोडक्ट्स या प्रोसेसिंग कर लें तो उससे जो है उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। जैसे केचप है वो आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, पल्प्स हैं, जूसेस हैं, वो आप 6 महीने से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसके से आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर वैल्यू एडिशन इसको कहते हैं। जितनी भी प्रोसेसिंग है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, इनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। ये भी सारा जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आ जाता है। तो हमारे यहाँ इसका इतना रुझान क्यों नहीं है? सबसे पहले जो है वो अवेयरनेस जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है।
अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग जो हैं वो हार्वेस्ट करने के बाद के काश्तकार जो हैं वो चीज़ों को हार्वेस्ट करने के बाद वो उनकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जो है वो उनको किसी भी दाम पे उनको बेच दिया जाए। उनको इस चीज़ का जो है वो आइडिया ही नहीं है, इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि हम इसी प्रोड्यूस को ख़ुद ही अपने घरेलू, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है ख़ास, कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, घरेलू लेवल के ऊपर जो है उनको उन चीज़ों को प्रोसेस करके जूसेस बनाए जा सकते हैं, जैम्स बनाए जा सकते हैं, केचप्स बनाई जा सकती हैं, सॉसेस बनाई जा सकती हैं घरेलू, और उनकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ की अवेयरनेस सबसे पहले जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर इसकी अवेयरनेस आ जाए, उनको लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा पता चल जाए, तो उनको मोटिवेशन आ जाए कि हम जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वैल्यू एडिशन की वजह से, तो ये इस तरफ रुझान बढ़ जाएगा। तो आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या कर रहा है? इस हवाले से पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो सबसे पहले जो हमारे फ्रूट्स जो हैं उनको प्रोसेस करने, उनकी वैल्यू एडिशन के बारे में और ये सारी टेक्निक्स डेवलप करना, और टेक्निक्स को सिर्फ डेवलप ही नहीं करना, इनको ऑप्टिमाइज़ भी करना, जिसका मकसद है कि टेक्निक ऐसी बनाई जाए जो आम लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। पोस्ट हार्वेस्ट के ख़ास एक सेक्शन है, ख़ास इसका जो प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग्स का होता है। पोस्ट हार्वेस्ट के हमारे साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाका जात में, मुख्तलिफ़ टेक्निकल कॉलेजेस में, मुख्तलिफ़ जगह काश्तकारों के पास लोग जाते हैं। इनको बाकायदा सिर्फ यही नहीं बताते कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट कैसे करना है, बल्कि उनको ये बताते हैं कि आपने इनकी वैल्यू एडिशन भी करनी है, इनकी प्रोसेसिंग भी करनी है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन ट्रेनिंग्स में शामिल हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट का मेन जो मकसद है वो ये है कि आवाम के लिए, आवाम को ट्रेन करने के लिए और उनकी टेक्निक्स बनाई जाए, उन तक पहुँचाई जाए। अच्छा, इसमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा जब किसी चीज़ की बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उसका जो रुपयों में कितना जो है वो बेनिफिट हो? अगर हम इकोनॉमिक की बात करें कि अगर तो ऑलमोस्ट डबल जो है हमें उसका फ़ायदा हो जाता है। अगर आप मैंगो की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंगो जो है वो अगर आप डिहाइड्रेट करके उसको बेचें तो 400 ग्राम का पैकेट आप 400 रुपये में बेच सकते हैं। सिंपल डिहाइड्रेशन, मैंगो की स्लाइसिंग करके उसको डिहाइड्रेट करें, सुखा के उसको पैकेट्स में बेचें तो 400 ग्राम 400 रुपये, तो ये दुगने से भी ज़्यादा आपको उसकी वैल्यू मिल रही है। तो इसी तरह तमाम प्रोसेसिंग में जो है वो 50% से लेके 100% जो है वो इकनॉमिक फ़ायदा है आपको उसके अंदर। यहाँ पर कोई कंपनीज़ या इस तरह से कोई मिलके उनके साथ है, यूबर सर्च का डिपार्टमेंट कोई कर रहा है ऐसे इकदाम? रिसर्च का जो है वो एक कंपोनेंट ये भी होता है डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप जो टेक्निक्स, आप जो चीज़ें बना रहे हैं, जो कर रहे हैं काम, वो आप किस तरह उसको, तो इसमें एक कंपोनेंट जो है वो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का दोनों होता है, क्योंकि एकेडेमिया में यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं। हमारे पास वो लोग आते हैं, हमसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप ये काम करें तो इससे जो है वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी जो सेफ्टी है फूड की वो भी बढ़ेगी, आपके नुकसानात भी कम होंगे। तो इंडस्ट्रीज़ भी हमारे साथ लिंक्ड हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो फल ज़ाया होता है या जो मार्केट में बड़ा सस्ता बेचना पड़ता है, अभी ऑरेंज के हवाले से बात कर लें तो यहाँ पर जो बड़े महंगे बिकने वाले किन्नू या फ्लूटर है ये बहुत सस्ते बिक रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहें? इसमें दो वजूहात हैं कि एक वजूहात है, एक वजह जो है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि हार्वेस्टिंग जो है वो हार्वेस्टिंग के दौरान अगर आप कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल नहीं करें, जिसको हम साइंसी बुनियादें कहते हैं, साइंटिफिक मेथड को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे और कोई वो मुश्किल भी नहीं है, अगर उन प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो उससे हमारी प्रोड्यूस जो है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक हो गया, उसमें क्या होगा कि फल को आपने, ये सिट्रस की बात करें तो इसको आपने किस स्टेज पे जो है आपने उतारना है, इसको खींच के उतारना है या काट के उतारना है। बेहतर तरीका है कि उसको काट के उतारा जाए। ये प्रैक्टिसेस जो हैं, इसको गर्म जगह पे नहीं रखना, ज़मीन पे नहीं रखना, इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं, जो सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, अगर इनको फॉलो किया जाएगा तो आपकी जो वो सिट्रस है, जो बड़ा अच्छा सिट्रस है, जो बाग में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मार्केट तक पहुँचता ख़राब होता है, क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता। जब हम ऑन फार्म प्रैक्टिसेस, जो काश्तकार है उसको इतना पता होगा कि यार मैंने खींच के नहीं उतारना है, इसको काट के उतारना है, इसको ठंडी जगह पे रखना है, इसको साफ़ सुथरा रखना है, जब वो मार्केट में जाएगा तो उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस मिलेगी। एक बात। सेकेंडली,
ट्रेसिबिलिटी का बड़ा मैं ख़ास तौर पे जो काश्तकार लोग हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए ट्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। आपने फल कब लगाया, आपके फल फ्लावरिंग कब हुई, आपने कौन सा स्प्रे किया, आपने कितने पानी लगाए, आपकी वैरायटी कौन सी है, आपने कब उसको उतारा, इसका सारा आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड जब मौजूद होगा तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी और इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा भी तक। जो ट्रेसिबिलिटी है बहुत ही सिंपल है। जैसे आप किसी भी रिकॉर्ड कीपिंग आप अपने कंप्यूटर ना यूज़ करें, आप अपने रजिस्टर पे जो है काश्तकार जो है इन सारी डेट्स को, इन सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लें और इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए एक्सपोर्ट मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वही किन्नू जो आप यहाँ सस्ते दामों बेच रहे हैं आप उसको एक्सपोर्ट पे लेके जाएं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। साइंटिस्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट के हवाले से मज़ीद हम इसमें बात करेंगे कि फलों का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है काश्त के हवाले से, तो उसको बेहतर बनाने के हवाले से आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमारा डिपार्टमेंट जो है बेसिकली फार्मर्स के साथ मुख्तलिफ ट्रेनिंग और आउटरीच एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, जिसमें हम गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन अपनी रिसर्च टीम्स के साथ मुख्तलिफ कस्बा जात और गाँव का विज़िट करते हैं। फार्मर्स की वहाँ मौके पर हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें उनको जैम, जेली, सिरका, जूसेस, इस किस्म की दूसरी भी मसनूआत वहाँ बनाकर प्रैक्टिकली दिखाई जाती हैं। और उसके अलावा उनको हम जो प्रिंट मटीरियल है, हमारे ब्रोशर्स, पम्फलेट, किताबचे, वो सारे भी शेयर किए जाते हैं ताकि वो फलों के साथ साथ उनकी मसनूआत जो है उनको भी फ़रोख्त करके बेहतर ज़रिए मुबादला जो है अपनी कमाई जो है उसको बढ़ा सकें। कितना असर पड़ रहा है इस सब का? इस सब का काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ रहा है। रिसेंटली भी हम घरेलू ख़वातीन और कॉलेजेस के तलबा को भी इसमें हमने शामिल किया है ताकि घरेलू ख़वातीन भी अपने घरेलू सतह पर भी अपने जो है बिजनेसेस उनको प्रमोट कर सकें और फार्मर जो है वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस वजह से जो है उनकी भी जो इनकम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने में आया है। एनुअल कितने लोगों को सिखाया जाता है सारा कुछ? ये एनुअल इसकी फ़िक्स तादाद नहीं है, हम हर साल इसको पहले से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अभी, और मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूल्स, NGOs, इन सब को हम अपने साथ लेकर, और जो इसका जो सर्कल है वो दिन ब दिन हम इसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कुछ फलों के हवाले से बात की जाती है कि यहाँ पर उनमें जो स्पेशली जो अमरूद है या स्ट्रॉबेरी है, गर्मियों का अमरूद, स्ट्रॉबेरी, उसमें स्प्रे बड़ी की जाती है। स्प्रे का अल्टरनेट ये है कि आप उसकी जो स्टोरेज है उसको बेहतर किया जा सकता है, या उसका दूसरा जो एक एस्पेक्ट है कि आप उसकी वैल्यू एडिशन की कर लें कि अगर उसका सीज़न शॉर्ट है तो आप उसकी मुख्तलिफ मसनूआत, जैम, जेली, जूसेस वो बना के अपने पास लंबे अरसे के लिए उसको महफूज कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपके पास वैरायटी, कंज्यूमर को वैरायटी मिल जाएगी मार्केट में कि उसके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, और दूसरा ये कि जो उसकी प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस आम जो उसका फ्रूट है उसकी निस्बत ज़्यादा फार्मर्स को भी मिलेगी। अच्छा, क्या वजह है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रूट भी है, ज़ाया भी होता है, सस्ता भी बिकता है, और फिर जब मार्केट में चले जाएं तो सारे फ्लेवर मिलते हैं, टमाटो का जो है फ्लेवर मिलता है, फलों के जितने भी फ्लेवर मिलते हैं पल्प की बजाय, इसकी क्या वजह? इसकी बुनियादी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हमारी जो आवाम है उनको इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उन्होंने जब भी मार्केट जाना है तो जो उसके ऊपर लेबल है उसको उन्होंने पढ़ना है कि इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, आया कि वो उसका जो सोर्स है वो नेचुरल फ्रूट से, वेजिटेबल से बना है या उसको मसनूई तरीके से बनाया गया है। तो हमारी इस सिलसिले में भी हम हमारी जो यहाँ प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं उनके ऊपर बाकायदा हम लेबल लगा के उसमें पल्प की परसेंटेज कितनी है, जूस की परसेंटेज कितनी है, और अगर कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव उसमें डाला भी गया है तो उसको हम PFA, पंजाब फूड अथॉरिटी वगैरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक ही इस्तेमाल करें। ये जो नेचुरल है और उसमें जो फ्लेवर है उसमें कितना डिफरेंस होता है पीने में या टेस्ट में? फ्लेवर आमतौर पे नेचुरल का जो फ्लेवर है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उसका कोई सेहत के लिए नुकसान नहीं है। तो हमारे ये एक तासुर ये है कि जो आम जो मसनूई फ्लेवर है उसका जो असर है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो उसका जो है सेहत के लिए भी नुकसान है और मुख्तलिफ बीमारियों का बायस भी बनते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा, जैसे आप मज़ीद इस हवाले से बता रहे हैं कि कोई फल जो मार्केट से लिए जाते हैं या बाहर से लिए जाते हैं जिसमें स्प्रे होता है, तो फिर वो आम सार्फ क्या करेगा जो लेगा?
आम सारफ के लिए ये है कि अगर तो वो फल ले रहा है तो उसको घर ला के उसकी प्रॉपर उसकी वॉशिंग करे, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैंगो के अगर मैं आपको मिसाल दूं तो उसको आप गर्म पानी में उसको भिगोएं ताकि उसके बाद जितने भी उन्होंने कीड़े मार दवियात या पेस्टिसाइड के स्प्रे किए हैं वो उससे धुल जाएं, और उसके बाद उसको जब काट के इस्तेमाल करें तो उसका छिलका जो है, छिलके के ऊपर मैक्सिमम जो होते हैं वो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज़ वगैरह रह जाते हैं, छिलका रिमूव करके उसका अंदर वाला पोर्शन है उसको कंज्यूम किया जाए। जहाँ इस हवाले से बात करें तो यहाँ पर आज हम मौजूद है यूब रिसर्च में, जहाँ पर वेजिटेबल्स के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से बड़ी सिरासल गुफ्तगू हुई है, जहाँ पर ये ज़रूरियत, जहाँ पर हुकूमत के एंड पर ये तमाम डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को बेहतर करे, बजट में इंक्रीज़ लाए। वहीं पर आम फार्मर्स के हवाले से भी ये है कि वो जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उसमें रहते हुए या इसके अलावा जो अच्छे बीज है इस्तेमाल करे, ज़राई माहिरीन के साथ प्रॉपर मुशावरत करे तो यकीनन जो अच्छा प्रॉफिट है वो हासिल करना मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ